Hello everyone. Hope so you all are doing well. Welcome to Dream JRF classes. My name is Muskan Neema and आज हम शुरू करने वाले हैं हमारा पेपर 2 जो कि है पेपर 2 फॉरेंसिक साइंस जिसकी यूनिट 3 है उसका जो पार्ट है ब्लड कंपोजिशन आज हम वो पढ़ने वाले हैं. ओके सो लेट्स बिगिन. ओके सो सबसे पहले हम समझते हैं कि व्हाट इज ब्लड. एक्चुअल में ब्लड होता क्या है. सो ब्लड इज अ फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू. ये जो टर्म है ये आपको पता होनी चाहिए, ठीक है, कि एक्चुअल में ब्लड क्या होता है. सो ब्लड इज अ फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है, अ स्पेशलाइज्ड मोबाइल टिश्यू सर्कुलेटिंग इन द कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम. ओके सो यहाँ पर व्हाट इज ब्लड. सो ब्लड इज अ फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू. अब हम समझते हैं ब्लड की कुछ प्रॉपर्टीज, ठीक है. यहाँ पर फर्स्ट पॉइंट है दैट ब्लड का पीएच क्या होता है. अच्छा, ब्लड का पीएच, उसके पहले हम देखते हैं पीएच का फुल फॉर्म क्या होता है. पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन. ओके सो ब्लड का पीएच कितना होता है. 7.35 की रेंज से लगाकर 7.45 की रेंज तक होता है. दैट मीन्स इट इज स्लाइटली अल्कलाइन. हमें पता है दैट 7 से कम पीएच ये किसका साइन होता है. एसिडिक पीएच का होता है. 7 जो है वो हमारा कैसा होता है, न्यूट्रल होता है. यहाँ पर ब्लड कैसा है, 7.35 टू 7.45. दैट मीन्स इट इज स्लाइटली बेसिक और स्लाइटली अल्कलाइन. ठीक है, ये वाला पॉइंट क्लियर है पीएच का. नाउ नेक्स्ट इज वॉल्यूम. अगर हम वॉल्यूम की बात करें तो एक एडल्ट पर्सन में कितना ब्लड होता है, अराउंड 5 to 6 लीटर होता है. किसमें, एडल्ट में होता है. ओके नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज ओरिजिन. ओरिजिन की बात करें अगर हम तो यहाँ पर हाईली इंपॉर्टेंट द ओरिजिन ऑफ ब्लड इज एम्ब्रियोनिक मीजोडर्म. ठीक है, यहाँ पर आपसे पूछा जा सकता है कि ओरिजिन ऑफ ब्लड क्या है. एम्ब्रियोनिक, एंडोडर्म है, मीजोडर्म है, एक्सोडर्म है. तो यहाँ पर हाईली इंपॉर्टेंट है ये टर्म एम्ब्रियोनिक मीजोडर्म. ठीक है, तो यहाँ पर जो बेसिक है दैट व्हाट इज ब्लड, तो आपको जो टर्मिनोलॉजीज है जो बिल्कुल याद रखनी है वो क्या है, दैट ब्लड इज अ फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू. ओके नाउ नेक्स्ट इज पीएच ऑफ ब्लड which is 7.35 to 7.45, volume 5 to 6 liters in adult, and then origin क्या है इसकी, embryonic mesoderm, highly important embryonic mesoderm. ठीक है, तो ब्लड का जो बेसिक वाला पार्ट है एकदम इंट्रोडक्टरी, तो आपको इतना तो पता होना चाहिए ब्लड के बारे में. ओके नाउ अब हम आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट इज द कंपोनेंट्स. ब्लड के कंपोनेंट्स क्या होते हैं. ठीक है, ब्लड फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है, 100% फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है. अब इस 100% का जो कंपोजिशन है हम वो समझ लेते हैं. नाउ यहां पर ब्लड के कंपोनेंट्स को अगर हम समझे तो ब्लड के जो मोटे मोटे तौर पर अगर हम देखें तो क्या आ जाएगा, प्लाज्मा जो कि क्या है 55% होता है ब्लड में. एंड यहाँ पर फॉर्म्ड एलिमेंट्स. फॉर्म्ड एलिमेंट्स का क्या मतलब होता है, बेसिकली जो सेल्स होते हैं. ठीक है, जो सेल्स होते हैं हमारे ब्लड में, यहाँ पर प्लाज्मा कितना होता है ब्लड में, 55% होता है. एंड फॉर्म्ड एलिमेंट्स का मतलब क्या होता है, सेल होता है. फॉर्म्ड एलिमेंट्स का क्या मीनिंग हो जाएगा, फॉर्म्ड एलिमेंट्स को हम क्या बोल सकते हैं, सेल बोल सकते हैं. ठीक है, फॉर्म्ड एलिमेंट्स मतलब सेल हो गए हमारे. यहाँ पर एक और पॉइंटर है जो आपको याद रखना है, दैट इज रेशो वेरी स्लाइटली बेस्ड ऑन हाइड्रेशन एंड हेल्थ. अब ये किस रेशो की बात हो रही है, तो ये प्लाज्मा इज टू हमारे सेल के रेशो की, सेल्स के रेशो की बात हो रही है. ठीक है, प्लाज्मा हम अभी आगे भी पढ़ेंगे. प्लाज्मा जो है वो क्या होता है, हमारा लिक्विड पार्ट है. तो मान लीजिए कोई पर्सन है वो हाइड्रेटेड ही नहीं रह रहा है, ठीक है, पानी कम पी रहा है, इसका मतलब क्या, प्लाज्मा का जो रेशो है, जो परसेंटेज है वो कैसा हो जाएगा, कम हो जाएगा एज कंपेयर टू हमारे सेल्स या फिर फॉर्म्ड एलिमेंट्स. तो यहाँ पर ये जो 55:45% का रेशो जो मैंने आपको बताया है ये एकदम एग्जैक्ट नहीं है. ये पर्सन टू पर्सन कैसा हो जाएगा, चेंज हो सकता है. ठीक है, सच एज किसके जैसा, लाइक एज बीपी, जो ब्लड प्रेशर है, जो कि डिफरेंट पर्सन का डिफरेंट हो सकता है. वैसे ये जो कंपोजिशन है वो भी कैसा हो सकता है, डिफरेंट हो सकता है. ठीक है, इतना भी वेरी नहीं करेगा बट स्लाइटली वेरी कर सकता है. ओके आगे बढ़ते हैं हम. अब
यहां पर हमने क्या करा, प्लाज्मा हमने देखा 55% है, फॉर्म्ड एलिमेंट्स कितने हैं 45% है। अब इस 55% का ब्रेकेज देखते हैं हम पहले, और फिर हम क्या देखेंगे 45% का ब्रेकेज देखेंगे। ओके, पहले हमने 100% क्या देखा, फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू 100% टू पार्ट्स में डिवाइड हुआ। फर्स्ट क्या है हमारा, प्लाज्मा है। सेकंड क्या है हमारे, सेल्स है या फिर फॉर्म्ड एलिमेंट्स है। अब प्लाज्मा जो है 55%, इस 55% के जो फर्दर बाइफर्केशन है, अब पहले हम वो समझ लेते हैं। यहां पर क्या आ जाएगा, प्लाज्मा का कंपोजिशन देखते हैं हम। सो फर्स्ट क्या है, मेजर पोर्शन इज वाटर। जैसे कि मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले भी बताया था, इन केस कोई पर्सन प्रॉपरली हाइड्रेटेड नहीं रह रहा है तो क्या होगा, पानी की कमी के कारण, क्योंकि प्लाज्मा 90 to 92% क्या कॉन्स्टिट्यूट कर रहा है, वाटर, तो क्या हो जाएगा, बैलेंस बिगड़ जाएगा। तो यहाँ पर जो मेन सॉल्वेंट है फॉर ट्रांसपोर्टेशन, वाटर, किसका मेन कंपोनेंट है, प्लाज्मा का मेन कंपोनेंट है। ओके, यहां पर वाटर 90 to 92% है। देन कम्स प्रोटीन, प्रोटीन 7 to 8% है। ये जितने भी परसेंटेज है, कंपोजिशन अलोंग विद द परसेंटेज, सब हाईली इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है आपके यूजीसी नेट के। मल्टीपल टाइम्स लैंग्वेज चेंज कर करके इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं, तो आपको आगे इन केस एग्जाम में आता है तो अब आपका ये क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि यूजीसी नेट जो एग्जाम है उसमें मल्टीपल टाइम्स, पेपर 1 हो या पेपर 2 हो, क्वेश्चंस रिपीट होने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा रहती है। एग्जैक्टली क्वेश्चन कभी भी रिपीट नहीं होता है, बट देन जो आपका एमसीक्यू फॉर्म का क्वेश्चन है वो स्टेटमेंट बेस्ड में चेंज होके आ जाएगा। स्टेटमेंट वाला आपको मैच द कॉलम के फॉर्म में आ सकता है। तो आपको हर टाइप के क्वेश्चंस के लिए प्रिपेयर रहना है। ओके, एंड जो पूछा जा चुका है उसको तो बिल्कुल छोड़ना ही नहीं है, वो तो मस्ट है, ठीक है। तो यहाँ पर प्रोटीन जो है वो कितना आ जाएगा, 7 to 8% आ जाएगा। यहाँ पर प्रोटीन 7 to 8% है। प्रोटीन्स में कौन कौन से प्रोटीन्स, लाइक एल्ब्यूमिन, ग्लोबुलिन, फिब्रिनोजन, ठीक है, जो कि मेनली किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, आपके ब्लड क्लॉटिंग के लिए है, थक्का जमने और रक्षा में सहायक, हम आगे और डिटेल में पढ़ेंगे। यहाँ पर किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, ये बेसिकली ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर के लिए ये रिस्पॉन्सिबल है, कौन सा, प्रोटीन वाला पार्ट। ओके, नाउ सॉल्यूट्स या फिर हम बोल सकते हैं आयंस। तो आयंस कितने होते हैं, 1 to 2% होते हैं। आयंस ग्लूकोज, वेस्ट, गैसेस, ठीक है, अलोंग विद द सर्कुलेटरी रेस्पिरेटरी सिस्टम भी वर्क करता है। बेसिकली जो हमारा ब्लड है, फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू, ये ना सिर्फ न्यूट्रिएंट्स का ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है, बाकी बॉडी से वेस्ट निकालने का भी काम करता है। तो यहाँ पर इसलिए जो 1 to 2% सॉल्यूट्स में आयंस आ गए, आयंस हमारे मिनरल वाले पार्टिकल्स, ग्लूकोज इंस्टेंट एनर्जी, ठीक है सॉरी, ग्लूकोज इंस्टेंट एनर्जी। देन वेस्ट मटेरियल जो कि एक्सक्रीट आउट होता है थ्रू नेफ्रॉन्स, ओके। और फिर गैसेस जो कि हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम में हेल्प करती है, बॉडी में मेंटेन करती है, ऑक्सीजन, CO2, ठीक है। यहाँ पर ये वाला प्लाज्मा का कंपोजिशन क्लियर हो गया होगा आप लोगों को। यहाँ पर प्लाज्मा में 90 to 92% वाटर है, 7 to 8% प्रोटीन्स है, एंड 1 to 2% क्या है, सॉल्यूट्स है, ठीक है। ये आपको पूरा याद करना है अच्छे से, क्योंकि यहाँ पर जो नेम है एज वेल एज जो परसेंटेज है वो सभी के सभी क्या है, पोटेंशियल क्वेश्चंस है इस एग्जामिनेशन के लिए। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर हमने प्लाज्मा का कंपोजिशन समझ लिया जो कि 55% का था। अब हम यहाँ पर आगे फॉर्म्ड एलिमेंट्स 45% का कंपोजिशन समझ लेते हैं, जो कि क्या है, हमारे सेल्स है, आरबीसी है, डब्ल्यूबीसी है, प्लेटलेट्स है। तो अब हम इन तीनों को समझ लेते हैं, जो कि कितने हैं ब्लड में, अराउंड 45% है। ओके, यहाँ पर हम देखते हैं आरबीसी एंड प्लेटलेट्स, एंड देन फिर उसके बाद हम देखेंगे डब्ल्यूबीसी। ओके, अगर हम यहाँ पर आरबीसी की बात कर रहे हैं, सबसे पहले हम यहाँ पर आरबीसी देख लेते हैं। ओके, इफ वी टॉक अबाउट आरबीसी, तो आरबीसी का क्या आ जाएगा, यहाँ पर जितनी भी टर्मिनोलॉजी है सब पोटेंशियल क्वेश्चंस है अपने आप में यूजीसी नेट के लिए। ओके, यहाँ पर सबसे पहले जो आरबीसी है उनका शेप देख लेते हैं। तो शेप कैसा रहता है, बाय कॉन्केव रहता है। बाय कॉन्केव का क्या मतलब रहता है, जैसे कि इस फिगर में भी है, इस फिगर में भी मेंशन है, एंड मैं आपको बता भी देती हूँ। यहाँ पर ये रहता है, इस टाइप का शेप रहता है किसका,
हमारे आरबीसी का। यहाँ पर भी आपको देख रहा होगा अंदर कर्व है ना। तो इस टाइप का जो शेप रहता है वो कैसा रहता है, हमारा बाइकॉन्केव शेप रहता है, किसका, आरबीसी का। अच्छा, आरबीसी को हम और क्या बोलते हैं, इरिथ्रोसाइट्स भी बोलते हैं। ये टर्म भी इंपॉर्टेंट है। इट्स नॉट नेसेसरी कि एग्जाम में आपको आरबीसी से ही बोल के क्वेश्चन आए, इरिथ्रोसाइट थ्रोम्बोसाइट्स करके भी अगर क्वेश्चन आएगा तो आपको पता होना चाहिए कि आरबीसी को क्या बोलते हैं, इरिथ्रोसाइट्स बोलते हैं। ओके, और ये जो इरिथ्रोसाइट्स है, इरिथ्रोसाइट्स का शेप कैसा रहता है, बायकॉन्केव। बायकॉन्केव अभी बताया मैंने। ओके, बायकॉन्केव। बायकॉन्केव के साथ जो आरबीसी है या फिर इरिथ्रोसाइट्स है, ये कैसे रहते हैं, नॉन न्यूक्लिएटेड। नॉन न्यूक्लिएटेड का क्या मतलब होता है, जो हमारे आरबीसीज है उन आरबीसीज में न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता है। इसे आप 1 स्टार 2 स्टार 3 स्टार 5 स्टार जितने भी स्टार बनाने सब बना के, लेकिन ये पॉइंट मेंशन कर लीजिए। क्यों, क्योंकि ये वाला क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में बहुत बार पूछा जा चुका है ये वाले स्टेटमेंट पर, कि जो हमारे आरबीसी रहते हैं क्या वो न्यूक्लिएटेड रहते हैं या नॉन न्यूक्लिएटेड रहते हैं। मल्टीपल टाइम्स लैंग्वेज चेंज कर करके ये कंसेप्ट पूछा गया है, तो आपको पता होना चाहिए कि जो आरबीसी होते हैं वो कैसे होते हैं, नॉन न्यूक्लिएटेड होते हैं। ओके, ये वाला पॉइंट क्लियर है। इसका मतलब अगर टर्म चेंज करके या फिर स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन करके आपसे पूछा जाए कि फॉर पर्सनल आइडेंटिफिकेशन, फॉर personal identification RBC can be very useful as to extract the DNA, तो क्या ये करेक्ट स्टेटमेंट है, नहीं, ये करेक्ट स्टेटमेंट नहीं है। रीजन बीइंग, डीएनए तब एक्सट्रैक्ट होगा जब न्यूक्लियस होगा, और न्यूक्लियस तो आरबीसी में एब्सेंट होता है, और क्योंकि न्यूक्लियस आरबीसी में एब्सेंट होता है, इसलिए पर्सनल आइडेंटिफिकेशन के लिए अगर हमें आरबीसी के ऊपर स्पेसिफिक क्वेश्चन आता है तो हम उससे पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नहीं कर पाएंगे। ये पॉइंट क्लियर है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। नाउ आरबीसी जो है, एरिथ्रोसाइट्स जो है वो क्या कंटेन करते हैं, हेमोग्लोबिन। हेमोग्लोबिन हीम कंपाउंड, ठीक है, हेमोग्लोबिन कंटेन करते हैं आयरन कंटेनिंग कंपाउंड, जो कि क्या कैरी करता है, जो कि ऑक्सीजन को कैरी करता है। ठीक है, हेमोग्लोबिन के स्ट्रक्चर की बात अगर हम करेंगे तो जो हेमोग्लोबिन रहता है बेसिकली यहाँ पर वो 4 मॉलिक्यूल को कैरिंग कैपेसिटी रहती है। खैर वो हम जब आगे बढ़ेंगे डिटेल में पढ़ेंगे तब हम समझेंगे। तो बेसिकली ऑक्सीजन कैरी करता है तो ऑक्सी हेमोग्लोबिन कहलाता है। यहाँ पर जो हमारा आरबीसी है वो क्या कैरी कर रहा है, आरबीसी कैरी करता है हेमोग्लोबिन। ठीक है, आरबीसी हेमोग्लोबिन कैरी करता है। इसके साथ ही साथ जो आरबीसी का लाइफ स्पैन है, मतलब क्या होता है लाइफ स्पैन, कि कितने टाइम तक कोई भी आरबीसी फंक्शनल रहेगा, उसके बाद क्या होगा, वो रीजनरेट हो जाएगा। ठीक है, ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसीज किसको बोलते हैं, इफ एनीवन नोज डू कमेंट। ओके, नाउ लाइफ स्पैन कितना होता है, 120 डेज होता है। किसका होता है, आरबीसीज का होता है। तो ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, कि आरबीसीज को क्या बोलते हैं, एरिथ्रोसाइट बोलते हैं, फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट, ये बायकॉन्केव होते हैं। थर्ड, नॉन न्यूक्लिएटेड होते हैं। फोर्थ, हेमोग्लोबिन कंटेन करते हैं। हेमोग्लोबिन किसका काम करता है, ऑक्सीजन को ट्रांसफर करने का काम करता है। ठीक है, हेमोग्लोबिन आगे हम डिटेल में पढ़ेंगे, हेमोग्लोबिन की जो एफिनिटी है वो किसकी तरफ ज्यादा रहती है। ठीक है, अगर एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड है, तो हेमोग्लोबिन की एफिनिटी किसकी तरफ ज्यादा रहती है। इफ एनीवन नोज डू कमेंट, एंड फर्दर क्लासेस में मैं एक्सप्लेन करूंगी बिल्कुल आप लोगों को। नेक्स्ट इज लाइफ स्पैन, मोस्ट इंपॉर्टेंट 120 डेज, ये आपको याद होने चाहिए। ठीक है, ये सारे अपने आप में कैसे हैं, पोटेंशियल क्वेश्चंस हैं जो कि आपके एग्जाम में आ सकते हैं, तो ये आपको याद होने चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नाउ कम्स दी थ्रोम्बोसाइट्स। थ्रोम्बोसाइट्स या फिर प्लेटलेट्स। ठीक है, जैसे हमारा आरबीसी को क्या बोलते थे हम, आरबीसी को क्या बोलते थे, एरिथ्रोसाइट्स, वैसे ही प्लेटलेट्स को क्या बोलते हैं, थ्रोम्बोसाइट्स बोलते हैं। ओके, अब
ये जो प्लेटलेट्स है थ्रोम्बोसाइट्स, ये कहाँ फॉर्म होती है? तो ये मेगा कैरियोसाइट्स में फॉर्म होती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट कि आपको पता होना चाहिए, अपने नोट्स में मेंशन कर लीजिए कि जो आरबीसी है वो सॉरी जो प्लेटलेट्स है वो कहाँ फॉर्म हो रही है? तो वो मेगा कैरियोसाइट्स में फॉर्म हो रही है। अलॉन्ग विद दैट यहाँ पर प्लेटलेट्स का मेन फंक्शन क्या है? तो जो प्लेटलेट्स का मेन फंक्शन है वो आपको पता होना चाहिए कि जो प्लेटलेट्स का मेन फंक्शन है वो क्या है? ब्लड क्लॉटिंग में काम आती है, ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर। जब किसी का मान लीजिए कोई कट लग जाता है और कट से कंटिन्यूअसली ब्लीडिंग होती है, तो क्या ब्लीडिंग होती रहती है? क्या नहीं होती है? समवॉट कुछ बोलते हैं ना, हमारा ब्लड ऑटोमेटिकली समवॉट थिकर हो जाता है और जो ब्लीडिंग है वो कुछ टाइम बाद स्टॉप हो जाती है। दैट मीन्स अगर हम एक्सटर्नली कुछ अप्लाई नहीं भी करते हैं तो बॉडी खुद भी तो हील होती है, एंड दैट ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर इज प्लेटलेट्स, थ्रोम्बोसाइट्स। ओके, नाउ अब यहाँ पर अगर हम बात कर रहे हैं प्लेटलेट्स की, तो ब्लड में कितनी अमाउंट में होती है? सो इसका जो काउंट है वो होता है अराउंड 1.5 to 4.5 लाख पर माइक्रोमिलीग्राम। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए कि ये कितने अमाउंट में प्रेजेंट होती है। ठीक है, माइक्रोमिलीलीटर, ओके, नॉट ग्राम बट माइक्रोमिलीलीटर। ओके, लिक्विड है तो यूनिट। ओके, नाउ सो ये हो गई क्लॉटिंग फैक्टर के लिए इंपॉर्टेंट है। आपको काउंट पता होना चाहिए कि 1.5 to 4.5 लाख पर माइक्रोलीटर होता है ये, इसका अमाउंट पता होना चाहिए। ब्लड क्लॉटिंग के लिए इंपॉर्टेंट है, ये पता होना चाहिए। देन कहां पर फॉर्म होती है? तो मेगा कैरियोसाइट्स में फॉर्म होती है। ये भी आपको सारे पॉइंट याद होने चाहिए। किससे रिलेटेड? और ये पॉइंट, ये सारे पॉइंट्स रिलेटेड है थ्रोम्बोसाइट से। ठीक है, और थ्रोम्बोसाइट्स ही क्या है? प्लेटलेट्स है। ओके, क्लियर? ठीक है, आगे बढ़ते हैं आप नेक्स्ट पॉइंट पे, दैट इज हमारा WBC, व्हाइट ब्लड सेल्स। ओके, व्हाइट ब्लड सेल को और क्या बोलते हैं? व्हाइट ब्लड सेल का एक और नाम, दैट इज ल्यूकोसाइट्स। ओके, नाउ WBC के क्लासिफिकेशन की अगर हम बात करें तो जो WBC है हमारे ल्यूकोसाइट्स है वो 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है। कौन कौन से हैं वो 2 पार्ट्स? एक होते हैं हमारे ग्रेन्युलोसाइट्स और एक होते हैं हमारे एग्रेन्युलोसाइट्स। ठीक है, ग्रेन्युलोसाइट्स एंड एग्रेन्युलोसाइट्स। यहां पर ग्रेन्युलोसाइट्स की अगर हम बात करें तो ग्रेन्युलोसाइट्स के फर्दर 3 सब टाइप्स होते हैं। कौन कौन से होते हैं? न्यूट्रोफिल्स, इओसिनोफिल्स और बेसोफिल्स। ठीक है, WBC की अगर हम बात करें, WBC में WBC जो है वो फर्दर 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है। ठीक है, ग्रेन्युलोसाइट्स और एग्रेन्युलोसाइट्स। ये जो फर्दर डिवीजन है ये फर्दर सब पार्ट्स में डिवाइडेड है। कौन कौन से? न्यूट्रोफिल्स, इओसिनोफिल्स और बेसोफिल्स, ये ग्रेन्युलोसाइट्स के पार्ट हो गए। यहां पर एक ग्रेन्युलोसाइट की बात करेंगे तो यहां पर क्या आ जाएगा? लिम्फोसाइट्स और मोनोसाइट्स। ठीक है, अब ये कंफ्यूजन आता है, अब इसे याद कैसे करें? तो आप ऐसे याद कर सकते हैं, ग्रेन्युलोसाइट्स की बात करें तो बेन 10 सुना होगा आपने, तो उस बेन 10 को तो छोड़ दीजिए, पर बेन तो है हमारा काम आएगा। ग्रेन्युलोसाइट से आप बेन को याद कर सकते हैं। एंड ए ग्रेन्युलोसाइट्स के लिए क्या आ जाएगा हमारा? MLA। ये मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली नहीं है। ठीक है, ये हमारा याद करने की ट्रिक है। क्या हो सकता है यहाँ पर? ए ग्रेन्युलोसाइट से, ये ए ग्रेन्युलोसाइट से इसमें कौन से आ जाएंगे हमारे? मोनोसाइट्स और लिम्फोसाइट्स। तो यहाँ पर हम ये ट्रिक करके हम इसे याद कर सकते हैं, इस टाइप की कुछ ट्रिक बनाकर। ये मैंने बनाई थी याद करने के लिए एंड आपको भी काम आ जाएगी। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? ग्रेन्युलोसाइट्स के एग्जांपल कौन से हो जाएंगे यहाँ पर? बेसोफिल्स, इओसिनोफिल्स और न्यूट्रोफिल्स। बेन हो गया यहाँ पर। ए ग्रेन्युलोसाइट्स की बात करेंगे तो क्या आ जाएगा यहाँ पर? MLA, है ना? MLA में ए ग्रेन्युलोसाइट, ये याद रहेगा कि ए ग्रेन्युलोसाइट के ही एग्जाम्पल है ए से, और क्या आ जाएंगे? मोनोसाइट्स और लिम्फोसाइट्स। तो ये वाला पार्ट क्लियर है आप लोगों को? ओके, अब ये तो हो गया हमारा याद करने का तरीका कि ग्रेन्युलोसाइट्स और ए ग्रेन्युलोसाइट्स में क्या है। अब हमें ये देखना है कि जो इनके एग्जाम्पल्स हैं जो हमने देखे यहां पर, न्यूट्रोफिल्स, जो यहां पर हमने एग्जाम्पल्स देखे ग्रेन्युलोसाइट्स के, ओके, अब न्यूट्रोफिल्स, इओसिनोफिल्स और बेसोफिल्स, अगर हम इन तीनों को देखें तो बेसिकली न्यूट्रोफिल्स का काम क्या होता है? न्यूट्रोफिल्स का काम होता है फेगोसाइटिक सेल।
अगर आपसे मान लीजिए मैच द कॉलम में एक तरफ आपको ये सारे कंपोनेंट्स दे दिया जाए, न्यूट्रोफिल्स, इओसिनोफिल्स, बेसोफिल्स, और उसके सामने अपोजिट कॉलम में आपको फेगोसाइटिक, एंटी एलर्जिक, सिक्रीट हिस्टामिन वाला आ जाए, तो आपको पता होना चाहिए कि ये जो है किस पर्टिकुलर WBC का क्या पर्टिकुलर फंक्शन है। ओके, न्यूट्रोफिल्स का क्या फंक्शन है, फेगोसाइटिक सेल है। ओके, इओसिनोफिल्स का क्या है, एंटी एलर्जिक है। ये कौन होते हैं, इओसिनोफिल्स क्या होते हैं, एंटी एलर्जिक होते हैं। ओके, बेसोफिल्स की बात करेंगे तो बेसोफिल्स क्या होते हैं, सिक्रीट हिस्टामिन। ओके, ये आपको पता होना चाहिए किसका, ग्रेनुलोसाइट्स के बारे में, दैट न्यूट्रोफिल्स फेगोसाइटिक होते हैं, इओसिनोफिल्स एंटी एलर्जिक होते हैं, एंड बेसोफिल्स क्या होते हैं, हिस्टामिन को सिक्रीट करते हैं। ये हिस्टामिन वही है जो एलर्जी के लिए क्या होता है, हिस्टामिन। इफ एनीवन नोज देन डू कमेंट। ओके, नाउ ए ग्रेनुलोसाइट्स की बात करेंगे तो क्या होगा, ए ग्रेनुलोसाइट्स में लिम्फोसाइट्स और मोनोसाइट्स आ जाएंगे। अब यहाँ पर लिम्फोसाइट्स और मोनोसाइट्स की बात करेंगे तो इनके पर्टिकुलर क्या फंक्शन है वो देख लेते हैं हम। लिम्फोसाइट्स इम्यून रिस्पॉन्स बेसिकली जनरेट करता है, बी सेल्स एंड टी सेल्स। फर्दर जो क्लासेस होंगी उसमें हम डिटेल में समझेंगे बी सेल टी सेल क्या रिस्पॉन्स रहता है ये। ओके, देन कम्स मोनोसाइट्स। मोनोसाइट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट दैट इट इज द लार्जेस्ट WBC, ठीक है, स्कैवेंजर्स भी बोलते हैं इन्हें। WBC में आपको सारे ऑप्शंस दे दिए जाए, इओसिनोफिल्स, मोनोसाइट्स है ना, न्यूट्रोफिल्स, ये सब, और इस पे पूछा जाए दैट इसमें से सबसे बड़ा सेल कौन सा है, सो इट इज मोनोसाइट्स। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए कि जो मोनोसाइट्स है वो कैसे होते हैं, लार्जेस्ट WBC होते हैं। ओके, इन्हें स्कैवेंजर्स भी बोलते हैं। ये पार्ट क्लियर है, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर एक नोट के लिए आप नोट बना के स्टार करके इसे मेंशन कर सकते हैं अपने नोट्स में, दैट WBC contains the nucleus, hence it is primary source of nuclear DNA in forensic analysis. Forensic analysis में जो हमारा primary source of DNA रहता है वो क्या रहते हैं, हमारे WBCs रहते हैं। So इसलिए यहाँ पर हम ये कंक्लूड कर सकते हैं दैट WBC जो रहते हैं उसमें क्या रहता है, न्यूक्लियस रहता है। तो इसलिए न्यूक्लियर DNA का क्या रहते हैं, ये प्राइमरी सोर्स रहते हैं। किस लिए रहते हैं, फॉरेंसिक एनालिसिस के लिए रहते हैं। RBCs ऑन द अदर हैंड, वहां पर क्योंकि उनके पास न्यूक्लियस नहीं रहता है इसलिए दे आर नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर एक्सट्रैक्टिंग द न्यूक्लियर DNA। ओके, सो यहां तक का पॉइंट क्लियर है। अब हम देख लेते हैं कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस along with answers because we are not having a class here। आप लोगों का डिफरेंट टाइमिंग रहेगा तो ठीक है, आप लोग देख लीजिएगा कि बनता है कि नहीं। ठीक है, देख लेते हैं। Which component of blood is the primary source of nuclear DNA utilized in forensic DNA profiling? तो अभी हमने जैसे पढ़ा दैट यहाँ पर RBCs, प्लेटलेट्स, WBC या प्लाज्मा, जस्ट इसके पहले वाली स्लाइड में मैंने आपको ये कंसेप्ट बताया दैट RBC में क्या रहता है, RBC में न्यूक्लियस ही नहीं है, एंड बिकॉज न्यूक्लियस ही नहीं है इसलिए हम यहाँ से क्या एक्सट्रैक्ट नहीं कर सकते हैं, न्यूक्लियर DNA एक्सट्रैक्ट नहीं कर सकते हैं। देन नेक्स्ट कम्स प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स में तो हमने ऐसी बात ही नहीं करी थी। प्लेटलेट्स का काम क्या है, क्लॉटिंग फैक्टर है। ठीक है, तो यहाँ पर प्लेटलेट्स भी रिस्पॉन्सिबल नहीं है। प्लाज्मा की बात करेंगे तो प्लाज्मा में तो 90 to 92% क्या है, वाटर है, तो प्लाज्मा तो नहीं आएगा। देन व्हाट कम्स, WBC। क्यों, क्योंकि जो WBC किसका सोर्स है, न्यूक्लियस का सोर्स है, इसलिए प्राइमरी सोर्स है न्यूक्लियस का कौन, WBC। सो आंसर कम्स WBC। क्लियर है ये पॉइंट? ओके, नाउ नेक्स्ट कम्स इज आवर नेक्स्ट क्वेश्चन along with answer we are discussing here। यहाँ पर हम पोलिंग का सिस्टम नहीं रख रहे, बट आप समझ लीजिए कि किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं एंड विद द पेस ऑफ दिस कोर्स हम किस टाइप से चीजों को लेकर चलने वाले हैं। अभी उसके आइडिया के लिए आई एम गिविंग यू डायरेक्ट आंसर्स, अदरवाइज यहाँ पर आंसर्स नहीं रहेंगे। ओके, यू नीड टू ट्राई फर्स्ट।
यहाँ पर जो सेकेंड क्वेश्चन है वो क्या है, द मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन फाउंड इन ह्यूमन ब्लड प्लाज्मा विच मेंटेन्स ऑस्मोटिक प्रेशर इज। अब यहाँ पर जो ह्यूमन ब्लड है, प्लाज्मा है, उसमें भी जो प्रोटीन वाला पार्ट था जो हमने देखा था 6 to 7 to अराउंड 8%, तो यहाँ पर कौन सा ऐसा प्रोटीन है जो कि ऑस्मोटिक प्रेशर को बैलेंस करता है या मेंटेन करता है, दैट इज एल्ब्यूमिन। ये आपको याद रखना है। ओके, सारी चीजें थ्योरी से नहीं सीखी जाती, समवेयर हम कुछ चीजें एमसीक्यू से भी सीखते हैं। ठीक है, तो जो हमारी लर्निंग का स्कोप है उसको सिर्फ थ्योरी तक न रखते हुए कीप योर पेस लाइक कि हम कुछ एस्पेक्ट किसी भी कंसेप्ट का अगर हम थ्योरी से सीख रहे हैं तो अलोंग विद दैट हम एमसीक्यू से भी सीखें। ओके, नाउ thank you for listening me so patiently. This class was presented by me on this Dream JRF platform, and on 15th जुलाई 15 जुलाई से हम क्या करने वाले हैं, हम हमारे बैचेस स्टार्ट करने वाले हैं फॉर दिस यूजीसी नेट फॉरेंसिक साइंस। एंड इफ यू वांट टू ज्वाइन दिस क्लास तो आप लोग यहाँ पर इंक्वायरी जो है वो कर सकते हैं ऑन दिस नंबर 9109072258 पर। एंड थैंक यू फॉर लिसनिंग मी सो पेशेंटली। ओके, हैव अ ग्रेट डे अहेड।